हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए यूपीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगा, परीक्षा कब होगी। महत्वपूर्ण ये है कि आप सिलेक्शन के लिए कितने गंभीर हैं और आपकी तैयारी कितनी हो रही है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी प्रतियोगिता है और इसमें जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे वो हल्के स्तर के नहीं होंगे, यानी कि एक प्रॉपर रणनीति बनाकर पूरे डेडिकेशन के साथ जब आप इस परीक्षा में बैठेंगे तभी जाकर इस परीक्षा को आप क्रैक कर पाएंगे। पदों की संख्या जो रहेगी वो 200 से 250 के बीच में रहेगी, जैसी कि सूचना इस बार मिल रही है। पहले संख्या 300 के प्लस होने वाली थी, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 200 से 250। आवेदन भी खूब आते हैं, यानी कि जो गंभीर प्रतियोगी होते हैं वो भी इसके लिए बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं और एक सीरियस प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट भी कर दी है। तो नोटिफिकेशन की डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी तैयारी कैसी है ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको अभी से लगना होगा। वर्तमान समय में जो कुछ भी वक्त आपको मिलता है उस वक्त का सही सदुपयोग करिए। यह एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जो ना तो हर बार आती है, ना ही हर किसी को इसमें अवसर मिलता है। जो लोग बीएड किए हुए हैं और स्नातक हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार पद है, राजपत्रित पद है और एक गौरवशाली पद आप इसे मान सकते हैं, जिसमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि पीसीएस बनने के बाद लोगों को नसीब होती है। तो खंड शिक्षा अधिकारी की पहली परीक्षा जो हुई थी ये 2020 में हुई थी और इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो 16 अगस्त थी। 16 अगस्त 2020 को इसकी परीक्षा हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है, किस प्रकार से परीक्षा होती है, प्रश्नों का स्तर क्या होता है और जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके प्रश्नों को भी हम यहाँ पर करेंगे डिस्कस। और देखो, आंकड़े बिल्कुल अपडेट कर दिए गए हैं अब, क्योंकि ये परीक्षा हुई 2020 में हुई थी। तो जो करंट अफेयर उसमें पूछे गए थे उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उससे मैंने आंकड़ों को बदल दिया है। यानी कि ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए सारगर्भित है और टू द पॉइंट है, बिल्कुल नए अपडेट के साथ है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, पाठ्यक्रम देख लीजिए। पाठ्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ये रहा। तो देखो, एक पेपर आपको देना पड़ेगा जिसमें 120 प्रश्नों का सामना आपको करना है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और कुल अंक कितने रहेंगे, 300। और सिलेबस आपके सामने है, बिल्कुल वही सिलेबस है जो कि आरओ के लिए होता है, यूपीपीएससी के लिए होता है और यूपीपीएससी के जनरल एग्जाम्स के लिए होता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इस इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें रीजनिंग भी है और कक्षा 10 तक की मैथ भी है, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन से संबंधित जो तथ्य हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उससे भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना या फिर studyvidgyanprakash.com वेबसाइट पर चले जाना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये परीक्षा हुई थी कब, ये परीक्षा हुई थी 16 अगस्त 2020 को और ये सी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को मैं हल भी करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि जो प्रश्नों का लेवल है जिसको देखकर आप घबरा भी जाए, हो सकता है घबरा जाएं कि ये मैथ के प्रश्न आ रहे हैं तो कैसे हल होगा। जो लोग मैथ के नहीं होते हैं, जो लोग मैथ से डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। एक सामान्य से प्रैक्टिस करने से आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप रट लीजिएगा, फिर आसानी से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस फार्मूले में जब आप जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको रख देंगे, आपको जो उत्तर है वो पता चल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट दी गई है 200, यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है 32, यहाँ पर क्या है 9/5 और डिग्री सेंटीग्रेड। पता क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो 200 हो गया, पक्षांतर करिए, ये यहाँ पर 32 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी कितनी आने वाली है, 168 आने वाली है। इसके बाद 9/5 से इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर क्या होगा 9/5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे
और डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं 168 इंटू 5/9 कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 93.3। ये जनरल कैलकुलेशन है, आप कर पाएंगे। तो ये इसका उत्तर हो गया, यानी कि विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर उपाधियों का जो निषेध किया गया है ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है, तो ऐसे मिला लीजिए। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये किस में दी गई है, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है अनुच्छेद 26 में, ठीक है, ऐसे मिला लीजिए। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण करने के लिए जो प्रावधान है वो है किसमें, अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के में दिया गया है। तो आपका जो विकल्प डी है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। 74वां संशोधन जो हुआ उसके संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। यह संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ने का उपबंध करता है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो ये भी करेक्ट है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये गलत है। यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गए, ये सभी समाज सुधारक हो गए, समाज सुधारक ऐसे लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है। अब जो सभी समाज सुधारक हैं ये क्या हैं, ये माने जाएंगे मानवतावादी, यानी कि मानवतावादी एक बड़ा डोमेन है, मानवतावादी हैं, समझ गया। तो तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं। अब देखो समाज सुधारक मानवतावादी होंगे तभी बनेंगे, तो पहला तो गलत हो गया। कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, ये भी गलत है। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सभी मानवतावादी जो हैं वो समाज सुधारक हैं, तो डी सही है। कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विषय और भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये है अनुच्छेद 51 ग के अंतर्गत, ठीक है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 का 6 में रखा गया है इसे। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, इसे किस में रखा गया है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ज में। इसके बाद एक और बचता है, इसको आप मैच करा लीजिएगा, अनुच्छेद 50 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प है बी ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको बिल्कुल रटे रहना और भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से नोट्स बनाना और उसको पढ़ते रहना बार बार। निम्नलिखित में कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। अब यहाँ पर देखो जो सीरीज दी गई है क्या है, 4 लिखा गया, फिर 10 लिखा गया, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, फिर 82 लिखा गया, फिर 244 लिखा गया, फिर 730 लिखा गया। तो इतना आगे तुम नहीं जाएंगे, यहीं से हम उत्तर इसका निकाल लेते हैं। देखो तो यहाँ पर 4 है, 10 है, इसको हल कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स देखो इसका जो उत्तर आएगा वो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखो 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 2 घटा दीजिए, ये बचेगा 10, ये वाला अंक प्राप्त हो गया। अब हम क्या करें, 10 गुणे 3 कर लें, 10 तियाँ 30, 2 घटा दें, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, 28 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, 28 होगा। अब जांच कर लेते हैं, अब क्या करेंगे, 28 गुणे 3 कर लीजिए, 28 गुणे 3 ये क्या हो जाएगा 84, 2 घटा लीजिए, ये आ रहा है 82, यानी कि बिल्कुल सही हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। बिल्कुल जो है आपको सिर्फ सोचना भर है
और आंसर आपको मिलता चला जाएगा। अब ये देखो, ए बी का भाई है, पहले बी को लेते हैं, ठीक है, बी का भाई ए हो गया, और बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है। अब ये पता नहीं कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि ये मेल है, और बी जो है सी का भाई है, यानी कि ये भी मेल है। अब सी जो है ये डी का पति है, मतलब ये भी मेल है, तो तीनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। और ई ए का पिता है, यानी इन तीनों के जो पिता हो गए वो ई हो गए, तो इन तीनों की जो पत्नियां होंगी वो ई की क्या लगेंगी, बहू लगेंगी। तो प्रश्न क्या है कि डी का ई से क्या संबंध है, तो डी जो कि सी की पत्नी है वो ई की क्या लगेगी, बहू लगेगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, DECEMBER, दिसंबर को क्या लिख दिया गया है, पीछे से लिखा गया है ER, फिर MB, फिर CE, फिर DE, ऐसे लिख दिया गया है ना, ERMBCEDE। तो यहाँ पर ये दिया गया है कोड, तो ये किस महीने के लिए कोड होगा, यहाँ से चलते हैं, NO पहले लिख लेंगे, फिर VE फिर लिख लेंगे, फिर NOVE, फिर क्या लिख लेंगे यहाँ पर NOBE MB, तो ये क्या बन रहा है, नवंबर बन रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी में यक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 21। तो कैसे हल करेंगे, 1 को 1 से जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 2 बन गया, 2 में 1 जोड़ दो, क्या मिल गया, 3 मिल गया, 3 और 2 को जोड़ दिया, 5 मिल गया, 5 और 3 को जोड़ दिया, 8 मिल गया, 8 और 5 को जोड़ दिया, 13 मिल जाएगा, और 13 और 8 को जोड़ देंगे, 21 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो ऐसे। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को हुआ था, इसका मुख्य विषय क्या था, तो ये था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन सी करेक्ट है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कोनेरू हम्पी हैं, ये भी सही है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ये केरल था। और इस बार भी, अब तक देखो 2018 में इसका जो पहला एडिशन आया था 2018 में आया था, यहाँ पर बात हो रही है 2019 की, यानी कि दूसरे एडिशन के बारे में। इसके बाद जो एडिशन आया 2020 और 2021 के लिए आया है, और इसमें भी पहले स्थान पर कौन सा है, केरल ही है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश आ गया है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर जो है राज्य हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों हैं। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला स्टार्ट किया था, मेडागास्कर में किया था। वहाँ पर एक तूफान आया था, तो ये बचाव अभियान था मेडागास्कर के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की थी। तो G20 देशों की अध्यक्षता 2019 में जापान से किसको मिला था, सऊदी अरब को मिला था। 15 का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है। आज ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 16 पे सूची है ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है। चमेरा ऊर्जा संयंत्र जो है, चमेरा ऊर्जा संयंत्र ये जलीय ऊर्जा के लिए है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ग्वाल पहाड़ी यहाँ पर क्या मिलता है, ग्वाल पहाड़ी है, तो ये सौर ऊर्जा के लिए है, ये भी याद रखना। कुदानकुलम ये किसके लिए होता है, यहाँ पर आणविक या ऊर्जा के लिए जानी जाती है ये पहाड़ी। और पतरातू में तापीय ऊर्जा। तो बिल्कुल जो आपका सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, डी बन जाएगा, ऑप्शन डी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण। कथन है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कथन तो सही है। देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों में है, झारखंड और ओडिशा में। कारण भी सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है,
लेकिन क्या कारण कथन की व्याख्या करता है? नहीं। तो इसका विकल्प बनेगा ऑप्शन बी। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो ये तो बहुत आसान है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल आंकड़ों को रटे रहना, फटाफट उत्तर आता रहेगा। फिर देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजातियां और उनकी लोकेशंस आपको, जरवा जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको? जरवा मिलेगा आपको अंडमान निकोबार में। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है। गोंड ये मध्य प्रदेश की है। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा लो, इसका जो विकल्प बी रहेगा वो मैच हो जाएगा। फिर देखिए 20, जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य। तो नोकरेक जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये मिलेगा आपको मेघालय में। मानस असम में मिलेगा। सिमलीपाल कहाँ पर मिलेगा? ओडिशा में मिलेगा सिमलीपाल। और अगस्तमलई केरल में। तो ये आपका मैच हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का जैसे ही जवाब ऑप्शन सी। फिर देखिए, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है। करेक्ट है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, दोनों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर ए का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि यहाँ पर जो एक होता है ना लिंगानुपात, सर्वाधिक है, हरियाणा का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। शरीर की सतह से स्वेदन, पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर? सही जवाब तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं होता है? आयरन होता है, मैग्नीज होता है, कापर भी होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है। तो 24 का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। फिर देखिए, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हीमोग्लोबिन के संबंध में यह लाल रंग का होता है ना, और फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आप उत्तर रखेंगे ऑप्शन सी। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको आप कहते हैं HbA1c, यह एक जांच होती है, लोग शुगर के लिए करवाते हैं। तो प्रश्न यही बन रहा है कि HbA1c का मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? सही जवाब है मधुमेह। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनको आप मौलिक कर्तव्य के रूप में जानते हैं? तो 27 है सही जवाब। ऑप्शन देश की रक्षा करना। दूसरा क्या हो जाएगा? आयकर अदा करना, ये तो नहीं होता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। यानी कि 1, 3 और 4 करेक्ट हैं। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कथन तो गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। करेक्ट है। तो केवल आर सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। राव समिति कब बनी? सिंघवी समिति कब बनी? BR यानी कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? और अशोक मेहता समिति कब बनी थी? बताता हूँ। BR मेहता समिति सबसे पहले बनी थी। इसके बाद कब बनी थी ये भी बता देता हूँ, 1956 में। ठीक है। फिर बनती है अशोक मेहता समिति। कब बनती है अशोक मेहता समिति? तो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में। फिर बनती है राव समिति। राव समिति कब बना था? 1985 में। और सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। सही जवाब बन जाएगा 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण देता है? तो भाग 12 है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखो ये प्रश्न है,
और बहुत ही शानदार है, आपको मज़ा भी आएगा। देखो, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, मतलब पहला बढ़ई 6 घंटे में कुर्सी बना देता है। बी बढ़ई 7 घंटों में बनाता है। सी बढ़ई 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। तो सबकी जो कार्य क्षमता है वो अलग अलग है। प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी? देखो, बात करते हैं ए के बारे में। ए प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? तीनों तो 8-8 घंटे काम करते हैं, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना देगा? देखो, ए जो है 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है और वो 8 घंटे काम करता है, मतलब ये कि 8/6 मान लीजिए इसको, ठीक है। 8/6 कुर्सियाँ वो एक दिन बनाएगा। सरल कर लीजिए, ये बन जाएगा 4/3। तो 21 दिन में कितना बना देगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ये तो ए जो है 21 दिन बनाएगा, कितनी कुर्सियाँ? 28 कुर्सियाँ बना देगा। बी एक कुर्सी बनाता है 7 घंटे में, प्रतिदिन काम करता है 8 घंटे, तो 8/7 और 21 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? तो 7 तियाँ 21, मतलब 21 दिन में 24 कुर्सी बना देगा। सी के बारे में देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, यानी कि वो एक कुर्सी रोज बनाएगा। 21 दिन काम करेगा तो 21 कुर्सियाँ बना पाएगा। ये 21 दिन का प्रोडक्शन है, इसको आप जोड़ दीजिए, ये आएगा 73। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आ रहा है ना आनंद, मतलब मज़ा आ रहा है ना ये कहने का मतलब। तो प्रश्नों को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, BCDF को लिख दिया गया है क्या? GHIK। देखो, BCDF, ई गायब कर दिया, GHIK है ना, हाँ, तो यहाँ पर जे गायब कर दिया, तो बस एक एक गायब कर देना है। क्या करना है? LMNO गायब है, P है, इसको क्या लिखेंगे? P के बाद QRST को गायब कर दो, U लिख दो, QRSU, ये आपका उत्तर बन जाएगा। यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, अच्छा बताओ गणतंत्र दिवस कब पड़ता है? 15 अगस्त की 26 जनवरी? कब? 15 अगस्त नहीं भाई, 26 जनवरी। तो ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं, देखो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन है? शनिवार है, और 1980 है, इसको 4 से भाग दोगे कट जाएगा, मतलब फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। यह क्या बनेगा? ये एक लीप ईयर बनेगा, लीप ईयर। तो हमें क्या करना है? प्रश्न है कि यक्स का जन्म 3 मार्च को होता है और वाई का जन्म यक्स से 4 दिन बड़ा है, मतलब 4 दिन पहले वाई का जन्म होता है। तो वाई का जन्म कब होगा? तो अगर 3 मार्च को यक्स पैदा होता है तो उससे 4 दिन पहले, मतलब ये पैदा होगा 28 फरवरी को पैदा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 26 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो दिन है उसको आप क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दिन बचेगा कितना आएगा? 33 दिन हो गया। 33 को 7 से भाग दे दीजिए, तो जितना भी जाएगा 5 शेष बचेगा, यानी कि यहाँ पर जो 5 शनिवार से 5 दिन आगे आपको चलना पड़ेगा। शनिवार से 5 दिन आगे चलिए, वो दिन बनेगा गुरुवार। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, गुरुवार बृहस्पतिवार। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रश्नवाची, यानी कि ये जो कॉलम बना है इसके स्थान पर आएगी? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 27। और 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है, अब ए वर्तमान में 29 साल का है, 5 साल पहले रहा होगा वो 24 साल का, ठीक है। तो बी की आयु क्या थी? 24 रेशियो, अब यहाँ पर देखो 1 रेशियो में 6 आ रहा है, 6 चौके 24, तो 6 पंचे 30 साल का रहा होगा। उस समय अगर ए 24 का था तो बी 30 का था, और 5 साल बाद जो बी 5 साल पहले 30 का था अब वो 35 वर्ष का हो चुका होगा। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिए, यदि यक्स बराबर 2 धन 2 सही 2 धन 2 पे घात 1/3, 2 पे घात 2/3, तो यक्स क्यूब धन 6x स्क्वायर धन 6x का मान क्या होगा? एक लंबा कैलकुलेशन है और इसमें जो है काफ़ी वक्त लगेगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर लिखा गया है x बराबर 2 धन 2 पे घात 1/3 धन 2 पे घात 2/3।
तो यहाँ पर 2 ऐड है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 2 पे घात 1/3 धन 2 पे घात 2/3 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या करिए, क्यूब कर दीजिए इनका, ठीक है, इनका क्यूब कर लीजिए और फिर जब आप इनको हल करेंगे तो उत्तर बनेगा आपका 2। तो इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे। अगर पूरा हल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर मैं वीडियो शेयर कर दूंगा इसके हल वाला। फिर देखिए, एक वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी और सी डी वृत्त के वाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। पी ए सी 50 डिग्री है तो पी डी बी होगा, ये भी 50 डिग्री होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का मसप यानी कि एच सी एफ कितना है और लसप है एलसीएम, ये एच सी एफ है 21, एलसीएम है 84, ठीक है। तो और संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, देखो जो पहली संख्या हो जाएगी वो मान लेते हैं 21 है, 21 है, और इनका जो रेशियो कितना है 1:4, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो 21 × 4 बराबर 84 होगी। तो इसका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? ये राज्य बना था तमिलनाडु, ऑप्शन बी करेक्ट है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। तो 40 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? पहले टारगेट 2024 का था, बाद में से 2025 कर दिया गया। तो दोनों विकल्पों को आयोग ने सही माना था, लेकिन अगर प्रश्न आए तो आप जवाब 2025 देना। फिर देखिए, कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आयोग के अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी, करेक्ट है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ये गलत है। तो 42 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। फिर देखिए, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, पहले तो आएगा महेंद्र वर्मन, फिर आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आएगा परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर आएगा नंदी वर्मन। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। यहाँ पर देखिए, शासक और उनकी रानियों के नाम मैच कराने हैं। बड़ा ही टफ क्वेश्चन था ये, क्योंकि इतना तो कोई याद रखता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया था। तो इतिहास को ठीक से पढ़िएगा। चंद्रगुप्त की जो रानी थी उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त की रानी का नाम कुमार देवी, तो ये बन जाएगा। समुद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था? समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी थी, ये बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। तो इस प्रकार से 44 का जो विकल्प ए है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो चलो देख लेते हैं कौन सा है। अल हिलाल, अच्छा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, करेक्ट। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो प्रश्न आएगा ना कि तहजीब उल अखलाक के फिर संस्थापक कौन थे? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर बनेगा। संवाद कौमुदी के राजा राजमोहन राय, ये भी सही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था आपका सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और फिर ये जो कूट दिया गया है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। ताजुल मासिर किसने लिखा है? ताजुल मासिर हसन निज़ामी ने लिखा है। इसके बाद देखिए, खजाइन उल फुतू किसने लिखा है? अमीर खुसरो की रचना है। तारीख़ मुबारक शाही ये लिखा गया है याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। और फतवा जायदारी जियाउद्दीन बर्नी। तो आपका जो विकल्प ए है ये मैचिंग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एंड्रयू फ्रेजर ये किस आयोग के अध्यक्ष थे? एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग, यानी कि विकल्प तीसरा विकल्प सही है। एंटनी मैकडोनल्ड जो थे, एंटनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद कोलिन स्कॉट मानक्रिक ये जो थे सिंचाई विभाग से संबंधित थे। और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे विभाग। तो इस प्रकार से इसको आप मैच कर लेना, पहला विकल्प सही रहेगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देख लीजिए। कथन क्या है? आर्य समाज हिंदुओं ने
हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। और स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। ए और दो दोनों सही हैं। तो 49 का जो विकल्प सी है ये करेक्ट है। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो विलय हुआ था किसका हुआ था? सबसे पहले जो विलय हुआ था वो हुआ था सतारा का, फिर हुआ था बघाट का, फिर उदयपुर का, फिर झांसी का। तो ये क्रम बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के 100 कितने प्रश्न पूछे गए थे? 120 प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी जो शेष प्रश्न हैं, मतलब 50 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, 70 प्रश्न और हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे डिस्कस। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। और देखो, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो और आप चाहते हो कि लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे, पूरी स्टडी आपको करवाई जाए, तो अगर आप थोड़ा सा हौसला वर्धन करेंगे मेरा भी, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और तैयारी में लगे रहिए। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।